हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सर हम बहुत बढ़िया हैं और पढ़ाई हमारी चल रही है, अच्छी चल रही है। सर आप हर लेक्चर में यही पूछते हो। देखो यार, अभी के लिए, मेरे लिए, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपकी तैयारी जो है वो कैसी चल रही है, वो जरूरी है। दूसरी चीज, आपका इम्तिहान में नंबर, रिजल्ट, वो जरूरी है। दो ही चीजें जरूरी हैं हमारे लिए। तो हम जो काम कर सकते हैं, मतलब हम पढ़ाई कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी कोताही ना बरतें, हम उस चीज में हमेशा लगे रहें। यही हमारा मकसद होना चाहिए। ठीक इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना अगला लेक्चर, डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग। मेरा नाम हमेशा की तरह नीरज झा है, चेंज नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, वो कांस्टेंट है। अब आप बोल रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रल एज द सम, एज लिमिट ऑफ द सम। किसी सम की लिमिट के फॉर्म में, लिमिट के रूप में किसी डेफिनिट इंटीग्रेशन का योग निकाल, मतलब सम, डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात करें। ये कह रहा है कि यार ये इंटीग्रेशन है, अच्छी बात है, कहो। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को क्या किया, फंक्शन का ग्राफ है, फलन का ग्राफ है, इस ग्राफ को टुकड़ों में बांटा है। इसमें बांटा है टुकड़ों में, ऐसे टुकड़े, ऐसे टुकड़े, ऐसे टुकड़े, रेक्टेंगल बनाए हैं, और रेक्टेंगल बनाने के बाद एरिया इसका निकाला। असल में डेफिनिट इंटीग्रेशन का पूरा मतलब क्या होता है? हमने इनडेफिनिट तो सीख लिया। डेफिनिट का पूरा मतलब होता है कि एरिया, हमारा जो मतलब मकसद जो है वो है एरिया। उस वक्र में या उस कर्व में कितना एरिया आ रहा है उसके बीच में अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो केवल वो वाली वैल्यू आ रही है। अब ये बोल रहा है कि मैंने क्या किया, ऐसे रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने से क्या हुआ कि ऐसे टुकड़ों में रेक्टेंगल बांट दिया, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। इस फोटो में मुझे लगता है नहीं है कि ये हो पाएगा काम। मैं इस फोटो को ना यहां अलग बना लेता हूं, अलग से बना लेता हूं, बस आपको और आइडिया लगेगा। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, रेक्टेंगल थोड़े बड़े कर लेते हैं। ये अंतिम वाली वैल्यू है, तो देखना जरा ध्यान से। ये वाली वैल्यू है ए। ये जो त्रिभुज है यहां से मैंने उठाया, इसको यहां से उठाया ऐसे करके, फिर यहां से मैंने यहां से लिया और यहां से उठाया। ये ए में कुछ h संख्या जोड़ी, ए में कोई 2h संख्या जोड़ी। ऐसे करते करते अंतिम वाले में ए में n-1 h संख्या जोड़ी, और आखिरी में यहां पर a प्लस NH। क्या किया मैंने इस वक्र को, इस कर्व को n त्रिभुजों, रेक्टेंगल्स, n रेक्टेंगल्स में, है ना, तोड़ दिया। उससे क्या हुआ कि इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इस पूरे वक्र का एरिया निकाला। पूरे वक्र का एरिया मैंने निकाला, ज्ञात किया। ज्ञात करने से, इस पूरे का एरिया ज्ञात करने से मुझे इस कर्व का एरिया तब मिलेगा जब ये रेक्टेंगल की स्पेसिंग कम हो, और कम। अच्छा, इसको मैं और पास ले आऊं, और पास ले आऊं, और पास ले आऊं, और पास ले आऊं, एकदम चिपका दूं, तो ये इंटीग्रेशन देगा ए से बी। तो मेरी कहानी का जो मतलब है वो है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स को मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, एरिया सारे रेक्टेंगल्स का, सारे रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, ठीक है, उन सभी का एरिया। ठीक, जितने भी आयत बनेंगे उन सभी का वर्ग। पहले वाले आयत का एरिया अगर लिखूं, A1 लिखूं, तो वो क्या आएगा, a इंटू एच। ए पे आ रहा है एफ ऑफ ए, ये भी तो याद रखना पड़ेगा। ए वाई बराबर एफ एक्स का कर्व, ए पे मान मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस एच पे क्या मिलेगा सर, एफ ऑफ ए प्लस एच। इस पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस 2h, और आखिरी वाले पे एफ ऑफ ए माइनस ए प्लस n-1 इंटू एच। मतलब यहां पे अगर मान देखो तो ये मिलेगा एफ ऑफ ए प्लस n-1 इंटू एच। कोई समस्या तो नहीं है सर? कोई भी समस्या नहीं है, ये तो बहुत ही सरल है। अभी देखो तो सही यार, अभी मजा आएगा, अभी तो शुरू हुई है पार्टी। ठीक है सर, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, और एफ और ए प्लस n-1 इंटू एच। तो पहले वाले त्रिभुज का यदि मैं एरिया देखता हूं, रेक्टेंगल का एरिया देखता हूं, तो वो आएगा, ध्यान से देखना, वो पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया आएगा लिमिट
h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a इंटू h प्लस f ऑफ a प्लस h इंटू h, ऐसे करते करते f ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू, क्योंकि अगर इसके आगे आप गए तो पता है होगा क्या, इसके जैसे ही आगे जाओगे तो ये वाला हिस्सा जो होगा वो दूर भाग जाएगा यहां से। अरे यार यहां पे क्यों आओगे, यहां पे आओगे तो ये वाला रेक्टेंगल है ही नहीं ना, नीचे वाला रेक्टेंगल ले रहे हैं आप, नीचे वाला एक कम वाला, बड़ा वाला रेक्टेंगल भी ले सकते थे पर मैंने बड़ा वाला नहीं लिया, मैंने छोटे वाले से काम चला दिया, तो छोटा वाला रेक्टेंगल लूंगा, तो इसलिए इसके आगे जाऊंगा तो फिर यहां मिल जाए, यहां लेना नहीं है क्योंकि ये इसके आगे भाग जाए। तो ए से बी की बात कर रहे हैं क्या, तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो ये काम। अब h को कॉमन लो, ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन आ गया तो अपने पास आंसर आ गया एफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, ऐसे करते करते एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ठीक। यहां पर h 0 की तरफ जाएगा तो ये वक्र का एरिया आ जाएगा, इस कर्व का एरिया आ जाएगा a से लेकर b तक में एफ एक्स डी एक्स, ठीक। कहानी यह है कि हमें h में निकालना नहीं है, हमें n में निकालना है। कितने निकालना है, n त्रिभुजों में, n रेक्टेंगल्स में, n आयत में बनाया तो हमें इसको n में निकालना है। अब यहां से ध्यान देना a प्लस एन एच बराबर b आए, क्योंकि n हिस्से किए, तो पहला वाला हिस्सा a से शुरू, a प्लस एन, ये इसकी विड्थ h है, ये भी h है, ये भी h है, ये भी h है, समान विड्थ वाली है ना, इसकी विड्थ जो है वो h है। ऐसा नहीं कि असमान विड्थ करोगे तब फॉर्मूला ही लगा पाओगे, समझे, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये है, तो अब मैंने इसको लिख दिया a प्लस एन एच बराबर b, क्योंकि ये अंतिम वाला a प्लस एन एच आएगा, a प्लस एच, a प्लस 2h, ऐसे करते करते आखिरी में a प्लस एन एच, तो h की वैल्यू हो गई b माइनस a बटा, ये मान आपको उठा के, यानी कि अगर h मेरा, अगर h h 0 की तरफ जाता है तो इसका मतलब n को इन्फिनिटी की तरफ जाना, किसकी तरफ जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी की तरफ। क्यों, क्योंकि b माइनस a बटा, h की वैल्यू है b माइनस a बटा है, इसलिए यदि ये 0 है तो ये अनंत होना चाहिए। इसी चीज को आपकी किताब में, आपके पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, यहां b माइनस a बटा n लिख दोगे और यहां लिख दोगे एफ ए प्लस बी माइनस ए बटा एन, ऐसे कर, अंतिम में एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, वापिस लिख देना बी माइनस ए बटा, ये पूरा आपको लिखना। तो कहानी का सार क्या है, क्योंकि वो सब तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, सार ये है कि ऐसे पूछा जाएगा, ऐसे हल करके बताना। तो मैं 2 सवाल करवा देता हूं इसके ऊपर, आसान है, जो हमें एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। तो एक ठीक ठाक सवाल है कि x dx का एरिया, वैसे तो ये आप निकाल लेंगे, आप बोलेंगे सर x dx को इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान, अभी अगर लिमिट से करना पड़े तो मुश्किल पड़ता है। हमारे लिए fx क्या है, fx है x, तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, अच्छा h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h की वैल्यू होती है b माइनस ए बटा एन, b की वैल्यू तो b लिखी हुई है, a की वैल्यू a लिखी हुई है, तो h की वैल्यू ये आ गई। तो हमें अगर इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे लिखेंगे सर, इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखेंगे इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स, अभी आपने लिख के बताया था, वो लिखा था, क्या लिखा था भाई, मैंने यहां पे लिखा था b माइनस ए बटा एन। एक काम करो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा दो, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहां पर आप लिख दो b माइनस ए बटा एन। और जब आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो मतलब जब अगर मेरे को यहां पे लिखना हो तो मैं n लिख दिया, बार बार b माइनस ए बाई एन, b माइनस ए बाई एन लिखने में जोर आता है ना जोर, तो h लिख दो आप, तो कोई दिक्कत नहीं। आप अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो आप h लिख दो, बाद में लिमिट लगा देना, ठीक, बाद में लिमिट लगा देना, यहां अंदर h ही रहने दो। ये हो गया एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, बाद में आखिरी में अंतिम में जाने के बाद हम लिमिट लगा देंगे, फिलहाल के लिए हमने नहीं लगाई लिमिट, मतलब हमने अभी लिमिट लगानी है लेकिन हमने h लिख दिया, बाद में h को हम चेंज कर देंगे, अभी फिलहाल नहीं करना। तो बताओ b माइनस ए बटा एन को तो ऐसे का ऐसे ही रहने, इसके साथ यहां पे क्या आएगा, एफ ए बराबर a, क्योंकि एफ एक्स बराबर x, तो एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर ए प्लस एच, ये वाला आएगा a प्लस 2h,
ऐसे करते करते अंतिम में क्या आएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू, अब आप जोड़िए 1 2 3 कितने a, ये 1 से लेकर के n माइनस वन तक है, तो यहां से लेकर n a हो गए, n a हो गए, प्लस h के साथ क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस टिल कहां तक n माइनस वन। क्या आप 1 से लेकर के n तक का योग का फॉर्मूला जानते हैं? जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। 1 प्लस 2 प्लस n तक n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो काम हो जाएगा। कैसे? ये वाली वैल्यू n माइनस वन तक, 1 प्लस 2 प्लस कहां तक n माइनस वन तक, तो n की जगह n माइनस वन रख देंगे, काम हो जाएगा। n माइनस वन प्लस वन, कहानी हो गई खत्म, n इंटू एन माइनस 1/2। ये हमने वहां चिपका दिया। तो लिमिट n टेंडिंग टू 0 सॉरी इंफिनिटी b माइनस a बटा n इंटू एन ए प्लस ए एन दफे आ रहा है सर, एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 इंटू एच। अब आप एच की वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि बार बार आपको वो वैल्यू रखने से क्या बार बार लिखना पड़ता, तो इसलिए हमने एच रख दिया। अब हम एच की वैल्यू रखते हैं। अब यहां एच का मान रख देते हैं। या क्या बी माइनस ए, तो ब्रैकेट लगा लो, बी माइनस ए बटा एन, बी माइनस ए बटा एन इंटू एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए बटा एन, और यहां पे ये एन से ये एन चल बसेगा। इधर एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, या नहीं लेना है तो ठीक है ले भी सकते हो, आपकी जो मर्जी हो वैसा कर लो। लघुत्तम ले लिया बी माइनस ए, या इसको गुणा कर दो, चलो गुणा कर देते। यहां पे आ गया b माइनस ए इंटू ए, एन से एन चल बसेगा, गुणा करेंगे। अभी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तो फ्री हो गया। दूसरा वाला हिस्सा क्या लिखा है? दूसरा वाला हिस्सा लिखा है n माइनस वन बाई एन इंटू बी माइनस ए का वर्ग बटा 2। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, वरना समझ में नहीं आएगा। ये वाला हिस्सा तो फ्री है, इसमें लिमिट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो लिमिट लगाओगे चाहे कुछ भी लगाओगे एन से फ्री हो गया, तो ये आंसर तो यही है, ये आएगा बी माइनस ए बटा। यहां पर जब आप लिमिट लगाएंगे एन माइनस वन बटा एन, तो इसको हमने क्या किया, ऐसा लिख दिया 1 माइनस वन बाई एन बी माइनस ए का होल स्क्वायर बटा 2, और यहां लगा दी लिमिट एन टेंडिंग टू इनफिनिटी। एन जब अनंत है तो ये 0 हो रहा है, 1 माइनस 0 1, यानी कि इसका आंसर b माइनस ए का वर्ग आ रहा है, b माइनस ए का वर्ग बटा 2, और यहां पे आ रहा है b माइनस ए इंटू ए। b माइनस ए को कॉमन उठाया, आया a प्लस बी माइनस ए बाई 2, एलसीएम ले लो, b माइनस ए इंटू 2a प्लस बी माइनस ए बाई 2, यानी कि मिल रहा है b माइनस ए गुणा b प्लस ए बाई 2। इसका मतलब मिल रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये मेरा आंसर है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है सर, जान दो, एकदम जान दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। मेहनत कर रहे हैं तो बिल्कुल आ रहा होगा यार। जो मेहनत नहीं कर रहा भाई उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, पर जो पढ़ रहा है, जो लगा है, बिल्कुल सही है। तो कोई डाउट है किसी को? सर डाउट क्या आएगा इसमें? तो हमने क्या किया, हमने वैसे ही सबको ये वाली चीज याद रखनी है, बस ये याद रख लो। वो भले ही वो ग्राफ व्राफ याद रखो नहीं रखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपसे नहीं पूछेगा। एक और सवाल कर लेते हैं थोड़ा सा अलग टाइप का। ये सवाल है e की घात x dx। अच्छा यहाँ पे a का वैल्यू -1 है और b का वैल्यू 1, तो h का वैल्यू बताओ। b माइनस ए बटा है, यानी कि सीधे सीधे h का वैल्यू आ रहा है 1 माइनस -1 बटा n, यानी कि 2/n। h का वैल्यू 2/n आ रहा है ना, 2/n। तो लिमिट जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है -1 से 1 e की घात x dx, यहां fx की वैल्यू e की घात x, जो भी इंटीग्रेशन दिया है यहां पे हमने लिख लिया h या b माइनस ए 2/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी b माइनस ए, और वापिस h रहने दिया f ऑफ a
प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, कहां तक? एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच तक, सिर्फ यहां तक रहने दी। इससे क्या हुआ? इससे राजू जेंटलमैन बन गया। देखो यहां पर आ रहा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 बाई एन एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? ए मतलब x की जगह ए का वैल्यू कितना है? -1 है। यहां पे हमने -1 डाल दिया, यहां पे भी -1 डाल दिया, यहां पे भी -1। अगले स्टेप में लिख सकते हो आप, है ना, -1 रख सकते हो। तो e की घात -1 प्लस e की घात -1 प्लस h प्लस e की घात -1 प्लस 2 है। कहां तक? e की घात -1 प्लस n -1 इंटू h, यहां तक काम हो रहा है। अभी आप इंफिनिटी की लिमिट नहीं लगा सकते क्योंकि h भी n के पदों में है। अभी आप नहीं लगा सकते, रुक जाओ अभी थांबा। अब हमने क्या किया? हमने बोला लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दिया और यहां पे 2 बाई एन लिख दिया। e की घात -1 कॉमन ले लिया सब में, e की घात -1 कॉमन ले हो गया 1 प्लस e की घात h प्लस e की घात 2h e की घात n -1। ये एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है। क्या है सर? गुणोत्तर श्रेणी, जीपी, जिसका r जो है वो e की घात h है और a जो है वो 1 है। प्रथम पद 1 है और r जो है e की घात h, मतलब e की घात h से गुणा करो, फिर e की घात h से गुणा करो, फिर e की घात h से गुणा करो, ऐसा। कितने पद है इसमें? ये 0, फिर 1, 2, n -1, कितने पद? टोटल पद n। तो जीपी का फॉर्मूला होता है 1 a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, AR की घात n -1 का सूत्र होता है a इंटू आर की घात n -1 बटे r -1। ये सूत्र का उपयोग कर दिया तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी e की घात 2 बाई n इंटू 1 बाई e लिख देते हैं। यहां पे आएगा e की घात nh -1 बटा e की घात h -1। क्या कोई समस्या? क्या कोई समस्या? 2 बाई एन है, यहां पर 2 बाई एन है भाई, 2 बाई एन है। अब h की जगह वैल्यू रख देते भाई। एक ये r था ना, r की घात n, यहां पे आप e की घात h की घात होल n लिख दो। अब ठीक है, अब मैंने वैल्यू रख दी n टेंड्स टू इंफिनिटी, 2 बाई एन रख दी उसकी वैल्यू, 2 बाई एन इंटू 1 बाई इंटू e की घात 2 बाई एन, 2 बाई एन e की घात 2 बाई एन इंटू एन, एन से एन चल बसा -1 बटा e की घात 2 बाई एन -1। अब क्या होगा सर? कोई आइडिया नहीं है, कोई अता पता ही नहीं, इतनी मेहनत क्यों करवा रहा है जब उसको पता है कि इंटीग्रेट करके आंसर निकल आएगा। तो गधा है एकदम ये भी यार, अब करवा रहा है तो करवा रहा है, क्या करे बताओ? कुछ कर नहीं सकते ना, उपाय ही नहीं है कोई। आप तो बताओ सर। बताता हूं, यहां पे आएगा 2 बाई e और 1 बाई एन लिखा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 2 बाई e बाहर ले लो। अच्छा, ये यहां से e स्क्वायर -1 भी बाहर ले सकते, 2 इंटू ई स्क्वायर -1, 2 इंटू ई स्क्वायर -1 बाई ई। ये पूरी की पूरी चीज लिमिट से बाहर निकाल दी। तब लिमिट लगाने पर मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो सब चल बसा फ्री हो गया, बाहर ले आए। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और यहां पे लिखा है 1 बाई एन इंटू 1 बाई e की घात 2 बाई एन -1। ये ठीक है सर। अब देखो n तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, n तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और ये e की घात n अगर इंफिनिटी तो 1 बाई एन जो होगा वो 0 की तरफ जाएगा। 1 बाई एन 0 की तरफ जाएगा तो e की घात 2 बाई एन -1, 0 माइनस 0 बाई 0 का फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये आ रहा है 0 बाई 0 का फॉर्म। कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0 बाई 0 का फॉर्म। या आप समझ लो 1 बाई 1 अपॉन इंफिनिटी इंटू 0 का फॉर्म। ये इंफिनिटी है, ये 0 है। तो थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, ई स्क्वायर -1 लिखा है बटा ई लिखा है, इसको मैंने और अच्छे से लिखा, n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई ई की घात 2 बाई एन -1 बटा 1 बाई एन। तो एक चीज आप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0
या लिमिट कुछ भी x टेंड्स टू 0 e की घात x माइनस 1 बटा x, ये 1 होता है, ये याद रख लें, क्योंकि ऐसे e की पावर x वाला ही सवाल आएगा या तो आपके पास, या फिर स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह, वो तो आसान होता है, ये इसमें मुश्किल होती है, बच्चा फंस जाता है थोड़ा। तो यहां पर आप ऐसे याद रखेंगे कि भाई ये वाली जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, e की घात 2/n माइनस 1। अब ये n जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 2/n किसकी तरफ जा रहा है, 2/n 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है, तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, 1/n 0। अब ये वही चीज है, e की घात x बटा x है, लेकिन यहां पर जो संख्या है ना वही संख्या यहां होनी चाहिए, तो यहां 2/n है तो यहां 2/n नहीं, मैंने इसको सजा दिया, मैंने क्या किया, इसको सजा दिया, 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया, ऐसा कर दिया, e की घात 2/n माइनस 1 बटा 2/n लिख दिया, और यहां पे 2 से ऐसे गुणा, ये लिमिट अब 1 हो गई। अब क्या हो गई, अब ये लिमिट 1 हो गई, e की पावर में जो संख्या है वही संख्या नीचे भी होनी चाहिए। अब मेरा आंसर फाइनली आ गया, क्या आया मेरा आंसर फाइनली, मेरा आंसर आया e स्क्वायर माइनस 1 बटा 2e इंटू 2, ये मेरा उत्तर होगा। 2 से 2 काट दो, अलग अलग करोगे तो e माइनस e की घात माइनस, ये मेरा आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्तिहान के लिहाज से देखा जाए तो ये सवाल आने का चांस बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल अगली चीजों पे चलते हैं। फिलहाल के लिए हमने ये समझ लिया कि भाई लिमिट एज अ सम कैसे निकाल। आगे बढ़, बोला है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए कि बंद अंतराल ए से बी में f एक सतत फलन, कंटिन्यूअस फंक्शन, तो उसका क्षेत्रफल एरिया उसका वो इंटीग्रेशन से दिया जाता है। ये लिखा है एरिया ax उसका क्षेत्रफल है, तब सभी x बिलोंग टू a के लिए a डैश x fx, a डैश x का मतलब ax क्षेत्रफल का फलन है, एरिया का फंक्शन है, एरिया का फंक्शन, तो एरिया का फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन है उसका, सीधा समझ लो, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो वही है। ये कहानी बताई हुई है, कोई बात नहीं, इस कहानी से अपने को बहुत ज्यादा लेना, हाँ यार ये काम की चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। आपने ए से बी में किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट किया और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद आपका आंसर आता था fx प्लस, आता था ना। अब आप हमेशा क्या करेंगे, ऊपर वाला नंबर रखेंगे और माइनस नीचे वाला नंबर। हमेशा क्या होता है याद रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यूएल मतलब अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब ऊपर वाली लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कौन सी लिमिट, लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट माइनस लोअर वाली लिमिट। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी भी कांस्टेंट नहीं आए, तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा fb प्लस सी माइनस fa प्लस, ये खत्म हो जाएगा, आपका आंसर आएगा fb माइनस। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि ये कोई संख्या है, कुछ वैल्यू आएगी तो इसका मतलब ये एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, निश्चित मान आए, इसलिए इसको निश्चित समाकलन कहते हैं। ये हमें एरिया देता है वक्र, ठीक है, निश्चित समाकलन कहते हैं। तो समाकलन करने के बाद आप क्या करो, समाकलन करने के बाद लिमिट पुट करो। लेकिन कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनमें समाकलन कर पाना उतना आसान नहीं होता, तो जब उतना आसान नहीं होगा तो फिर हमने रास्ते निकाले। रास्ते क्या निकाले, कुछ प्रॉपर्टी लगाई डेफिनेट इंटीग्रेशन की, उन प्रॉपर्टी के साथ गए और चीजें आसान होनी शुरू हो गई। देखते लेट अस सी, इसी एपिसोड में देखेंगे। -1 से 1, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दो भाई x प्लस 1 को, x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 भी होता है, अगर आता हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। अगर x प्लस 1 को t रखा भाई, अगर मैं सिर्फ x प्लस 1 की बात करूं, इसको मैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकता हूं, और कई सारे बच्चे इसको x स्क्वायर बाई 2 प्लस x भी लिखेंगे, ऐसा भी लिखेंगे। मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन में आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, अब अगर मैं यहां पर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा है, एलसीएम लूं और 1 जोड़ दूं 1 घटा दूं तो काम हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला बन जाए। ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है, समझ नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा सर। मैं अगर यहां लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 माइनस 1 कर दूं और अपॉन एक्स कर दूं, प्लस का 1 का 2, अब इसको देखा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 प्लस, इसको मिला लिया कांस्टेंट के साथ, ये तो कांस्टेंट ही लिखा हुआ है ना, अरे c माइनस 1 बाई 2 लिखो, कुछ भी लिखो, कांस्टेंट ही तो है, अचर ही चीज तो लिखी हुई है, तो ये ऐसा होगा। इस आंसर से ये आंसर ले आया,
तो चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, कैसा भी। मैंने डायरेक्टली x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। वैसे भी मैंने आपको बोला लीनियर चीज होगी तो सीधे सीधे आंसर लिख। तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें x स्क्वायर बाई 2 लिखना है और x लिखना है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये -1 से 1 रखा तो 1 प्लस 1 का वर्ग आ गया बटा 2 माइनस -1 प्लस 1 बटा 2 का वर्ग बटा 2। ये तो खत्म हो गया, ये 0 हो गया। आंसर आ गया 4 बटा 2 यानी कि 2 आ गया। वो आंसर यहां से भी आता, यहां से भी वही आता, मतलब 1 रखते 1/2 आता, प्लस 1 आता, माइनस फिर से 1/2 प्लस 1, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 कट जाता और 1 प्लस 1 2 आ जाता। वो अब आपकी मर्जी, आपको कैसे करना है, ठीक है। साइन 2x का बताओ फटाफट, साइन का इंटीग्रेशन बताओ। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x 0 से π/4, माइनस को बाहर ले लो, कॉस 2 इंटू π/4 माइनस कॉस 0। आप बताइए ये हो गया कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, माइनस माइनस प्लस यानी कि कॉस 0 आंसर आ गया, यानी कि 1 आंसर। इसका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? लेकिन सर 1 नहीं आएगा, गलत किया है आपने। गलत किया है मैंने, बिल्कुल गलत किया है। कैसे सर? आपने ना यहाँ पे 2 मिस कर दिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। 2 मिस कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। लो तो उसको 2 को ले आए यहाँ पे। अरे 2 से भाग देना पड़ेगा ना, क्योंकि साइन के साथ 2x लिखा हुआ है। ये हो गया cos 0/2 यानी कि ये हो गया 1/2। अब ठीक है, अब हैप्पी सर, एकदम हैप्पी। जाने दो आगे, जाने दे, जान दो सर, जान दो, एकदम जान दो। cos स्क्वायर x dx 0 से π/2। अभी तो मैं बिना प्रॉपर्टी के कर रहा हूं, बाद में प्रॉपर्टी से भी करूंगा। और जो आंसर आएगा उसे याद रखें, याद रखेंगे तो थोड़ा भला होगा, मतलब याद रहेगा तो ठीक है, काम चल जाता है, काम देता है कई जगह। cos स्क्वायर x जो है 0 से π/2 है, मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस 1 प्लस cos 2x/2 और अब इंटीग्रेट कर दिया 0 से π/2 के। इसको इंटीग्रेट करो फटाफट बताओ, x/2 प्लस cos का इंटीग्रेशन sin 2x/4, 2 कट गया, मतलब 2 यहां भी आएगा इसकी वजह से, 2 पहले से ही, 2 इसकी वजह से भी आएगा। अब आप 0 से π/2, जब आप π/2 रखोगे तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 1/2 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू π/2/4 माइनस, जब आप 0 रखोगे तो यहां तो 0 आएगा, यहां भी साइन 0/4, साइन 0 0 होता है, ये भी 0 होता है, ये वाली कहानी खत्म। अच्छा साइन पाई कितना हो? साइन 180, साइन 0, साइन 2π, ये सब 0 होता है। साइन इंटीग्रल पाई सब कुछ 0 होता है, ये पूरी कहानी 0, ये भी 0 हो गया। आंसर आया π/4। कितना आया? π/4। ये मेरा आंसर आया। ये आंसर याद रखिएगा, मैं अभी इसको एक और मेथड है उससे भी करवाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। आने दो सर, आने दो, जाने दो, जाने दो। ओके, अगला सवाल, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2। ये देखने में जैसा लग रहा है वैसा है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉमन लो, ये 0 से पाई होगी। ये आ गया कॉस स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x/2, और यहां पे आ गया dx, यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस 2 थीटा होता है, 2 इंटू x/2, यानी कि ये इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है cos x का 0 से पाई। cos का इंटीग्रेशन बोलो साइन माइनस साइन, तो प्लस साइन हो गया साइन x 0 से पाई, साइन पाई माइनस साइन 0, ये आ गया 0। सर मेरे को ना एक डाउट है। क्या डाउट है भाई? क्या डाउट है तेरे को? सर एक डाउट ये है कि आंसर 0 आ गया, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ग्राफ का कर्व का एरिया 0 आ गया। क्या ऐसा हो सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्वेश्चन। बताएं, बताइए सर प्लीज बताइए। कॉस थीटा जो होता है वो ऐसा बनता है 0 से पाई, 0 से पाई, और ये सिमेट्रिकल होता है, y बराबर कॉस एक्स है ना, ये सिमेट्रिकल होता है, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। अब इस बेचारे को, ये बहुत मासूम थे, पता है ये बहुत मासूम है, इस इंटीग्रेशन को ये नहीं पता कि माइनस वाला एरिया उठा करके प्लस वाले में रखा। तो इसने क्या किया, इसने सीधा इंटीग्रेट कर दिया, बोले ठीक
तो चलो मैं इंटीग्रेट कर देता। तो जब इसने इंटीग्रेट किया तो ये वाला हिस्सा तो उसको धनात्मक मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, और ये वाला हिस्सा उसको ऋणात्मक, दोनों हिस्से को जोड़ने पर 0 आ गया। आप इस बात का ध्यान रखें, यदि वक्र एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये वाला एरिया है, ये एरिया हमेशा धनात्मक। यदि वक्र एक्स एक्सिस के नीचे ऐसे, ये वाला एरिया हमेशा ऋणात्मक। इंटीग्रैंड अगर पॉजिटिव होता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, और इंटीग्रैंड नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आता है। ठीक, ये चीज इसको, ये मासूम है ना, अरे इसको क्या पता, इसने क्या किया, ऐसा काम करती है, इसने बोला कि 0 आ गया, तो आंसर 0 आया। उसका मतलब ये है कि जितना ऊपर हिस्सा है उतना ही नीचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि आप इंटीग्रेशन में x की जगह t रख दो, कुछ भी रख दो, जब आप इंटीग्रेट करोगे फाइनली और b माइनस ए लिमिट डालोगे तो fb माइनस एफ ही आए। अरे यार, लिमिट इंटीग्रेट करने के बाद डालोगे तो वही आए। दूसरी प्रॉपर्टी, a से b एफ एक्स डी एक्स में अगर आपने लिमिट के साथ छेड़छाड़ करी तो बोलेगा मैं माइनस के साथ आ जाऊंगा, मेरा श्रृंगार कर दो भाई। तीसरी बात, आप इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समाकलन को ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, ये जो c है ना, बीच में होना a से b में जरूरी नहीं, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि भाई ये ऐसा इंटीग्रेशन है, ये है a, ये है b, तो a से b तक इंटीग्रेट करा और बीच में कहीं c है, तो ये वाला हिस्सा इंटीग्रेट करा और ये वाला हिस्सा इंटीग्रेट, चलो ये तो हो गया a से c, c से b। लेकिन c अगर बीच में नहीं है तो क्या तब भी ऐसे ही आएगा? c मान लो यहां है, a मान लो यहां है, और b मान लो यहां है, तो आपने a से c तक इंटीग्रेट करा, a से c तक ये वाला हिस्सा, और c से b तक, c से b तक, a से c तक इंटीग्रेट करा, मतलब आप क्या कर रहे हो, c से a वाला एरिया माइनस में लिख रहे हो और ये वाला हिस्सा प्लस में लिख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा, ये हिस्सा माइनस में लिखा, ये हिस्सा प्लस में लिखा, बताओ क्या बचेगा? यही बचेगा। इसलिए c जो है ना कहीं भी हो सकता है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी ले जाओ। सर चांद पे ले जाए, सूरज पे ले जाए, गधा हो क्या यार एकदम है? पढ़ाई के टाइम में तुम लोग को यार मस्ती सुस्ता है केवल, है नहीं सर? ठीक है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इसको हम क्या कहेंगे? किंग कहेंगे। क्या कहेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इम्तिहान में किंग मत लिख के आना बेटा प्लीज, ये किंग नहीं है, ये प्रॉपर्टी का नाम है। जब एग्जाम में प्रॉपर्टी यूज करो तो उसको लिख देना। मैं अभी किंग बोलूंगा इसको, ठीक है? चलेगा ना किंग बोलने से? दिक्कत है कोई? राजा बादशाह बोल दिया, क्या दिक्कत है? ये वाली प्रॉपर्टी क्वीन है, मैं इसको क्वीन कह दूंगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये तीन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनके ऊपर सवाल आपको ज्यादा, इस पे सबसे ज्यादा मिलेंगे। ये प्रॉपर्टी बहुत काम की होती है। a से b एफ एक्स डी एक्स में a प्लस बी माइनस एक्स, दोनों लिमिट को जोड़ करके x को घटा दो तो dx कर दो, तो ये किंग प्रॉपर्टी बन जाती है। ये प्रॉपर्टी सबसे महत्वपूर्ण। दूसरी प्रॉपर्टी, यदि कभी 0 से 2a में आ जाए एफ एक्स डी एक्स, तो 0 से a एफ एक्स डी एक्स लगा दे, प्लस 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स कर, ठीक? एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी। अब इसमें एक बात ये होती है कि यदि कभी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए, ये चीज इसके बराबर आ जाए, तो दोनों को जोड़ देना। आप तो वैसे मत याद रखो, आप तो ऐसे याद रखो कि भाई ये अगर कभी बराबर आ गया तो आप वैसे ही जोड़ दोगे, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर कभी माइनस आ गया तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? आपको क्या, ये चीज याद रख लो बस, सिंपल। ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की है। कब काम की है? जब लिमिट ऐसी दिखे खूबसूरत सी, एक के ऊपर बिंदी है एक के ऊपर नहीं, मतलब एक माइनस ए है और एक प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए, माइनस ए से प्लस ए में जा रहा है, आवाज ओके, माइनस ए से प्लस ए में जा रहा है ये वैल्यू, तो एक के ऊपर लगी है बिंदी, एक के ऊपर लगी है बिंदी नहीं, ठीक? तो माइनस ए से यदि प्लस ए में जाता है ये वैल्यू, तो क्या होता है सर? तो यहां पर दो बातें हो सकती है, या तो इवन आ सकता है या ऑड आ सकता है, पक्की बात है। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन नहीं बताया ना मैंने? नहीं सर नहीं बताया, ठीक है भाई, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं, जान जाओगे अभी, ठीक है सर? बताइए सर। देखिए, अगर मैं इसकी बात करता हूं इवन और ऑड फंक्शन की, तो हम ऐसा भी देख सकते हैं, इवन फंक्शन होता है अगर एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ माइनस एक्स हो तो इवन होता है,
और अगर एफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स हो जाए तो ऑड होता है। ये फंक्शन है ऑड, इस पे आंसर 0 मिलता है। अगर माइनस ए से ए टाइप की लिमिट है तो इस पे आंसर 0 मिलेगा, इस पे आंसर 2 टाइम्स हो जाएगा, लिमिट इज माइनस ए से ए वाली, 0 से ए करके 2 टाइम्स आंसर हो जाएगा। या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा कभी। अभी अगर ना इवन है ना ऑड है तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर तो ठीक है इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन कभी ईश्वर की दया रही तो ठीक है भाई, तो हो सकता है इवन ऑड कुछ मिल जाए। ऑड मिल जाएगा तो और ही मजे आ जाएंगे, क्योंकि ऑड मिलेगा तो 0 आ जाएगा, ऑड नहीं मिलेगा इवन मिलेगा तो 2 टाइम्स होता है। सिर्फ इतनी सी केवल कहानी थी। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है? सर एकदम आ रही है, जान दो आप तो आगे। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है सर, आगे बढ़िए प्लीज, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल आपको यह कह रहा है कि सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है 0 से 1 x e की घात x साइन पाई बाई 4x। अभी फिलहाल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं आ रहा है, आप तो बस अलग अलग करते हो। इंटीग्रेट करने के लिए पहले वाले को बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। आ रहा है सर। 0 से 1 साइन पाई बाई 4x इंटीग्रेट कर देते हैं बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, बोलो ये वाला फंक्शन फर्स्ट, ये वाला फंक्शन फर्स्ट वाले को ऐसे का ऐसा e की घात x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन e की घात x 0 से 1 माइनस इसको ऐसे x का डेरिवेटिव 1 और e की घात x को e की घात x 0 से 1 dx। ये वाली वैल्यू बेटा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई बाई 4 इंटू एक्स, और ये 0 से 1 और ये 0 से। अच्छा सर एक चीज मिस कर दी आपने, फिर से पाई बाई 4 नहीं लिखा। अब ठीक है यार, मतलब है ना, 0 से 1 रखोगे तो 1 इंटू ई की घात 1 माइनस 0 रखोगे तो गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां ई की घात x ही आ जाएगा, 0 से 1 माइनस कॉस x है ना। अब यहां से 0 से 1 रखो तो कॉस पाई बाई 4 आ जाएगा, 0 रखो तो माइनस कॉस 0 आ जाएगा। जरा इंटीग्रेट करते हैं, मतलब आंसर निकालते हैं। तो e माइनस यहां पे क्या आएगा, e की घात 1 माइनस e की घात 0। बच्चे क्या है, समझदार होते हैं, इधर 0 पुट किया उसको भी 0 कर देते। बोले सर यही तो बता रहे हो। हाँ यार एकदम, ये क्यों बता रहे, e की घात 0 जो है वो 1 आएगा, ये यहां से आएगा माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस 0, यानी कि माइनस का कॉस पाई बाई 4 कितना होता है, 1 बाई रूट माइनस 1। तो पूरा आंसर जो आ रहा है बड़ा गंदा सा आ रहा है, e माइनस ई प्लस 1, e माइनस ई प्लस 1, e माइनस ई प्लस 1 माइनस या प्लस 1 माइनस 1 बाई रूट 2, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 1 बाई रूट 2 आंसर ये आ रहा है आंसर। e की पावर बच नहीं रही, जिंदा नहीं बच रही। आप फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। e की घात x वाला जो डेरिवेटिव था उसको हमने इंटीग्रेट करा तो x को ऐसा का ऐसा लिखा, e की घात x आई, फिर 0 से 1 लिखा, 0 से 1 लिखा, फिर क्या लिखा, फिर हमने लिखा 0 से 1, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। तो जब 1 रखा तो e की घात 1 माइनस 0। अच्छा, और उसके बाद जब 1 रखा उसमें इंटीग्रेशन में तो e माइनस ई की घात 0, ये खत्म हो गया, 1 बच गया, केवल आंसर 1 आ गया। दूसरे वाले का आंसर 1 बाई रूट 2 माइनस ये क्वेश्चन। अब इसमें लगाएंगे किंग का प्रयोग। किसका प्रयोग, किंग का प्रयोग, किंग का प्रयोग। अच्छा, मैं अगर एक छोटा सा सिंपल सा आसान सा सवाल पूछना चाहूं तो मान लो एक मैंने क्वेश्चन आपको 2 से 3 fx dx बराबर बराबर k टाइम्स 3 से 2 fx dx। मान लो ये सवाल है, इम्तिहान में और ऑब्जेक्टिव में आए, 1 नंबर में आया, अब क्या करोगे? सर fx तो दिया ही नहीं, मैं इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अरे इंटीग्रेट करने की लोड ही नहीं है यार, लिमिट ही तो चेंज हुई है, केवल ये इधर गया है ये इधर गया है, तो k का वैल्यू -1 आ जाएगा यार। ठीक है, तो 1 नंबर का सवाल ऐसा आ सकता है। ये क्या आपको बस पता होना चाहिए। किंग लगाएंगे, इसको माना आई। किंग कभी लगाएंगे, जब भी लगाएंगे तो हमेशा किंग लगाने के बाद जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक, किंग लगाने का मतलब हमारी प्रॉपर्टी ये थी a से b
एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी लगाई तो यहां से लिख दिया 0 पाई बाई 2, 0 और पाई बाई 2 का योग सर 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये cos 90 माइनस एक्स साइन थीटा होता है, यानी कि I बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर। ये 1 है समीकरण, ये 2 है समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? 1 और 2 को जोड़ दीजिए। 1 और 2 को जोड़ने पर बहुत मजा आएगा। 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और यहां पे dx, ये वाली वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब 2i का मान आ गया x 0 से पाई बाई 2, यानी कि वैल्यू आ गई पाई बाई 2 और 2i, यानी कि i की वैल्यू मिल गई पाई बाई 4, जो हमारा पहले भी आंसर आ चुका। किंग लगाने से चीजें मजेदार हो जाती है ना, जल्दी आ जाता है ना आंसर, आ जाता है सर, आ जाता है सर, जल्दी आ जाता है। किंग लगाने से आंसर क्या होता है? जल्दी। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है। अब ये सवाल अगर मैं बोलूं तुम्हें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट करो तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। फूल तो जाएंगे सर। क्यों फूल जाएंगे? क्योंकि ये मुश्किल है सर, मतलब ये लग रहा है सर, ये कठिन सवाल लग रहा है। अब अगर इंटीग्रेशन में किंग लगाने की बात बोलूं तो लगा दो भैया, किंग लगा दो। जैसे ही किंग लगाओगे काम आपका हो जाएगा। लगा I बराबर 0 से पाई बाई 2 रूट साइन को I मान लो, रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स बटा रूट साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स रूट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। आ गया मजा? कैसे आया मजा? सर आ गया सर, बस अब बस सर आ गया सर, आ गया आ गया। ये आई की वैल्यू जो लिखी हुई है, ये लिखिए 0 से पाई बाई 2। तुम्हें इतना मजा आएगा ना, ये इंटीग्रेशन ऐसे आसानी से हो जाएगा। रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ दो। 1 और 2 को जोड़ दो, जोड़ो। कहां जोड़े सर? जगह ही नहीं बच रही। कोई बात नहीं यार, जगह नहीं बच रही तो अगले पेज पे कर लेंगे। अगले पेज पे कर, अगले पेज पे कर लेंगे, जोड़ने में मजा आएगा। किंग का यूज करने में मजा तो आती है यार, बहुत मजा आती है। यहां से मैंने इसको हटा दिया, 1 और 2 को मैं यहां जोड़ रहा हूं। 1 प्लस 2 मैंने लिख दिया। 1 क्या आएगा? 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले हिस्से जुड़ जाएंगे। रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स बटा, बहुत मजा आएगा, यहां पर रूट कॉस एक्स, यहां पर रूट साइन एक्स। ऐसे ही थोड़ी इसको किंग बोलते हैं। खत्म हो गया ये, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया इसका। ठीक है, अब काम हो गया। 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 dx, यानी कि i बराबर वापस पाई बाई 4 आ जाए। इजी है, मजा आया? यस सर, बहुत मजा आया सर, ये तो बहुत ही आसान है, फटाफट हो जाता है किंग लगाने पर। किंग लगाने पर हो जाता। जब कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल में कुछ समझ में नहीं आए तो पहले किंग का ही अनुसरण करें, याद करें किंग, वापिस इसमें किंग लगा देंगे तो काम हो जाए। आ रहा होगा मजा? ये सर उसी प्रारूप का सवाल है। किंग लगा दो, जैसे ही किंग लगाएंगे, अब की बार मैंने इसको आई लिख दिया और किंग डायरेक्टली लगा दे रहे हैं इसको 0 से पाई बाई 2, तो कॉस का साइन हो जाएगा और साइन का कॉस हो जाएगा और इस कॉस का इसका साइन। अच्छा, बच्चे को क्या लगता है अगर लिमिट 0 से पाई बाई 2 है तब? 0 से पाई हो गई लिमिट, तब किंग लगाओगे, तब फिर हो सकता है ना कुछ चेंजेस आए इसमें, कुछ सवाल में कुछ चेंज हो सकता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। किंग लगाया, ये आंसर आ गया। अब जरा जोड़ा तो 2i की वैल्यू कितनी आई सर? वो वापस वही आ गई, 0 से पाई बाई 2 साइन की घात 5x प्लस कॉस की घात 5x बटा नीचे भी साइन की घात 5x प्लस कॉस की घात 5x, कॉस की घात 5x। ये खत्म हो गया, 1 आ गया, यानी कि वापस आंसर पाई बाई 4 आ गया। सभी के आंसर पाई बाई 4 आएंगे क्या?
जहां पे किंग लगाने में फायदा होता है ये π/2 वाले में, वहां पे आ। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है सर, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, लगने दो बढ़िया लगने दो। एक और सवाल करते हैं, कहां गया, ये रहा। cos क्यूब x बटा x प्लस x क्यूब। इस सवाल में क्या है सर, इस सवाल में जान है क्या यार, ये अंबुजा सीमेंट से थोड़ी बना है सवाल। cos क्यूब x बटा x प्लस x क्यूब dx। ये फंक्शन अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इंटीग्रेशन हो पाता तो यार ये इंटीग्रेशन मुश्किल है, मतलब नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। तो हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी का याद करना पड़ेगा। जैसे ही मेरे दिमाग में ये -1 से 1 गया तो मेरे दिमाग में घंटी बजी, मुझे सिग्नल मिला कि यार कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी आखिरी वाली यूज तो नहीं हो रही, वो ऑड वाली इवन वाली। fx की जगह f ऑफ -x, ये मान लेते हैं fx, तो f ऑफ -x cos ऑफ क्यूब ऑफ -x बटा -x प्लस -x का होल। cos के अंदर माइनस रखने पे फर्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है। यहां पे माइनस आता है -x क्यूब, यानी कि ये माइनस का cos क्यूब x बटा x प्लस x। इसका मतलब इतना मजा आया कि सर कुछ कहने को नहीं है, माइनस का cos क्यूब x बटा x प्लस x क्यूब हुआ, इसका मतलब ये माइनस का fx। तो जब भी f ऑफ माइनस x बराबर माइनस ऑफ f ऑफ x आएगा, इसका ये मतलब होगा f ऑफ माइनस x बराबर माइनस ऑफ f ऑफ x आएगा, इसका ये मतलब होगा फंक्शन क्या है, ऑड है, फलन ऑड है, यानी इसका आंसर 0 है। ठीक, अब बच्चा जो है वो फैल चुका है, पूरी तरह से फैल चुका है। बोला सर ठीक है, मान तो ली आपकी बात, लेकिन दूसरा सवाल आपने फिर पटक दिया अजीब सा। सही कह रहे हो यार, दूसरा सवाल तो पटक दिया यार। अब क्या करें, इसको ना तोड़ दो। कैसे तोड़ दें, इसको ऐसा तोड़ दो, sin स्क्वायर x प्लस 1 प्लस x की घात 5 प्लस x क्यूब, ये अलग अलग कर दो। -π/2 से π/2, -π/2 से π, और ये dx और ये dx। ये वाला फंक्शन ऑड है, ये वाला इवन है। सर आपको कैसे पता, मुझे कैसे पता, मुझे पता लग गया है, मतलब यार देखने पर। इसमें जरा x की जगह -x डाल, sin स्क्वायर ऑफ -x प्लस sin स्क्वायर माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का sin x का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये वापस sin स्क्वायर x प्लस 1 बन गया। ये fx है, तो ये भी fx है, f ऑफ -x और f ऑफ x बराबर आ गया, यानी कि fx बराबर f ऑफ -x आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया, सम फलन हो गया। कैसा फलन हो गया, सम फलन हो गया, सम फलन हो गया। याद रखें, सम फलन हो गया तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या आ गई, ये इवन आ गया, ये सम फलन हो गया, आम उसका खत्म हो, ये इवन है। अच्छा ये वाला ऑड है क्या, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये हमने f ऑफ -x रखा, तो हम g मान लेते हैं, g ऑफ -x रखते हैं, g ऑफ माइनस कितना आएगा, -x की घात 5 प्लस -x की घात, यह आ जाएगा माइनस टाइम्स x की घात 5 प्लस x, यानी कि माइनस का g ऑफ x, यानी कि ये फलन क्या हो गया, कैसा हो गया, ये वाला ऑड हुआ तो ये हिस्सा 0 हो गया, ये हिस्सा जिंदा बचा। ये वाला ऑड हो गया तो एक हिस्सा 0 हो गया, एक हिस्सा जिंदा बचा। बताओ, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी ना, 2 टाइम्स 0 से π/2 sin स्क्वायर x प्लस 1 dx। अभी थोड़ी देर पहले किंग लगा के इसका आंसर निकाला था, 0 से π/2 sin स्क्वायर x लिखो, या 0 से π/2 cos स्क्वायर x लिखो, दोनों ही सेम है और इनका आंसर π/4 आता। ये अगर मान लो सवाल ज्यादा नंबर का है तो भाई ये डायरेक्टली रिजल्ट मत लिखना, आप तो इसको इंटीग्रेट कर लेना यार। इंटीग्रेट मतलब किंग लगा, ये तो हो गया 2 इंटू, ये वाला तो हो गया π/4 प्लस अगला वाला x हो गया 0 से π/2। अब बताओ कितना आ रहा है, 2 इंटू π/4 प्लस π/2।
2 इंटू कितना आ रहा है यार, ये 3π/4 आ रहा है ना, यानी कि 3π/2, ये कट जाएगा, 3π/2 आ जाएगा। ये आंसर इजी है ना, इजी है सर, बढ़िया इजी है सर, अच्छा सवाल। ठीक है, आपको इवन और ऑड वाले पर भी हमने सवाल कर लिए कि भाई इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, कैसे पहचानेंगे, कैसे क्या। ये सवाल भी बिल्कुल वैसा ही है पहले जैसा, ये हिस्सा ऑड होने के कारण ये पूरा हिस्सा ऑड है, यानी कि आंसर 0 आएगा। ये वाला बताओ, अरे यार ये तो हमने कर ही लिया ना, ये क्यों दोबारा आया, ये दोबारा गलती से आ गया, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन -1 से 1 जैसे ही लिमिट देखी तो मैंने इसको f(x) मान लिया। अब मैं निकालूंगा f(-x) और चेक करूंगा, तो ये आ रहा है log ऑफ 1 - x बटे 1 - x, यानी कि ये आ रहा है log ऑफ 1 - x बटे 1 + x, ये आ रहा है f(-x) को और अच्छे से निरूपित करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया 1 + x बटे 1 - x की घात -1। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं सर? आप तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जान दो। 1 + x को ऊपर, 1 - x को नीचे, -1 को बाहर लिया तो क्या मिला, 1 + x बटा 1 - x, ये हो गया f(-), यानी कि f(-x) बराबर f(x) -(x). मतलब फंक्शन जो है वो ऑड है, इसका मतलब इसकी जिंदगी खत्म है, आंसर 0 आएगा। बोला हाँ या ना? यस सर, एकदम आएगा। जान दो सर, आगे जान दो, जाने दें सर प्लीज, जान दो आगे। log 1 + x बटा 1 - x। अच्छा, कभी अगर समस्या आए ना कि भाई आप चेक नहीं कर पा रहे हो इवन है या ऑड है, ऐसे नहीं कर पा रहे, मान लो किसी का दिमाग नहीं चले, तो जब भी अगर जोड़ करके 0 आता है तो फलन ऑड होता है, और कभी अगर घटा करके 0 आता है तो फलन इवन होता है। तो फलन क्या होता है? आप ऐसे भी याद रख सकते, जब फलन, अब आप इसको और इसको जब जोड़ोगे ना तो log m + log n लिखोगे तो कट जाएगा। जैसे ही कटेगा मुझे पता लग गया, अच्छा 0 आ गया, वाह गजब, आया समझ में? आया सर, आया एकदम आया सर, एकदम आया। जान दो सर, आगे जान दो। ये एक और सवाल है मॉड वाला। बच्चे क्या है, इसमें थोड़ी गलती करते हैं, इसलिए हमने इसको अज्यूम कर लिया है, ले लिया है -5 से 5। अब ये फलन ना इवन है ना ऑड है भैया। मैंने आपको ये बात नहीं बोली कि दुनिया में सभी फलन ऐसे होंगे, या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। मैंने ऐसे थोड़ी बोला है यार। हो सकता है फंक्शन इवन भी हो सकता है ऑड हो सकता है इवन हो सकता है कुछ ना हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बेटा, ये लिख लेना बेटा, जो फंक्शन है वो ऐसा भी हो सकता है इवन हो या ऑड हो या कुछ ना हो, कुछ ना। ये नहीं कि गलत लिख देना, पता लगे बोले सर ने यही बताई है ना, ऐसा नहीं करना यार। मतलब तुम यार, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं। जान दो सर आगे। अच्छा, x + 5 जो है, x + 2 जो है, -5 से 5 x + 2 dx। क्या करें इसको? कुछ कोशिश करते हैं। ये लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, तोड़नी पड़ेगी। फलन x + 2 की अगर बात करें तो -2, इसको 0 करोगे तो -2 आएगा, x बराबर -2। जब आप इस मॉड के -2 से बड़ा संख्या रखो, पहले आप एक काम करो, -2 से बड़ी संख्या इसके अंदर रखो। क्या आ रहा है? मान लो 3 रख दिया, 3 + 2 5 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मतलब मुझे पता है इस हिस्से में पॉजिटिव आएगा, यानी कि इस हिस्से में ये x - 2 ही रहेगा, x + 2 ही रहेगा। उसके बाद इधर -2 से कोई छोटी संख्या रखो, मान लो क्या रखें, -5 रख देते हैं, 2 - 5 -3, नेगेटिव आ रहा है, इधर वाले हिस्से में नेगेटिव आएगा। जहां नेगेटिव आता है वहां माइनस के साथ खोला। मतलब इस लिमिट को मुझे ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। कहां तक? -2 के आगे ये x की लिमिट है बेटा, x की, dx है तो x की लिमिट है, तो इसके पहले वाला हिस्सा, मतलब मुझे इस इंटीग्रेशन को -5 से -2 तक लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इस इंटीग्रेशन को -2 से 5 तक लिखना। ये बेसिकली ये काम करना पड़ेगा
कि इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। यहां लिखा तो अब इस वाले हिस्से में ये इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, मतलब ये इसका जो मॉड है वो माइनस के साथ खुलेगा और इस वाले हिस्से में प्लस के साथ। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, माइनस ऑफ एक्स प्लस 2 का वर्ग बटा 2 -5 से -2 प्लस -2 से 5 x प्लस 2 dx। x प्लस 2 का इंटीग्रेशन कर दिया हमने सीधा सीधा। x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x प्लस 2 का वर्ग बटा -2 से। अब करो इंटीग्रेशन, करो इंटीग्रेशन। -2 रखा तो -2 रखा तो 0 हो गया, ये माइनस बाहर ले लो, 0 माइनस 0 माइनस -5 रखा तो -5 प्लस 2 का वर्ग बटा 2। यहां बताओ 5 रखा तो 5 प्लस 2 का वर्ग आ गया बटा 2 -2 रखा तो 0। यार 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9 बटा 2 तो 9 बटा 2 प्लस 5 2 7, 7 का वर्ग 49 बटा 2, यानी कि 49 और 9 कितना आ रहा है, 58/2 29 आ रहा है। ये मेरा आंसर आ रहा है 29। तो यार एक गेम भी होता है ना, गेम तो गेम होता है, सबके सब यहाँ वही बैठे हो क्या यार, हैं? ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? यस सर, बिल्कुल आ गया सर। मॉड ऑफ x प्लस 2 का जो है -5 से 5 के बीच में जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, वो ऐसा आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब इस टाइप का सवाल आपको आ सकता है, ठीक, आपको तोड़ने को आ सकता है, कौन सी चीज कहां टूटती। एक इस टाइप का एक और क्वेश्चन कर, जो कि जिस आसान सा सवाल है। तो मान लो मैंने 1 से 3 बोल दिया और यहां पे बोल दिया बॉक्स ऑफ x डी। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे सर। अब ये बॉक्स x जो है, आपको पता है, आपने बताया कि 1 से इसको इंटीजर के बीच में खोलेंगे, इंटीजर के बीच में 2 से 3, जहां जहां ये इंटीजर होगा वहां। तो 1 से 2 के बीच में अगर x कोई भी संख्या है 1 से 2 के बीच में, तो उसका बॉक्स हमेशा बना है। और 2 से 3 के बीच में अगर कोई संख्या है उसका बॉक्स हमेशा 2 आता है। ये आपको मैंने बताया फंक्शन में, याद रखना, फंक्शन में बताया मैंने आपको, वहां पे देख लेना अगर किसी को दिक्कत आए तो उस लेक्चर में। 1 और 2, तो इसलिए मेरा आंसर आएगा x 1 से 2 प्लस 2x 2 से 3, तो 2 - 1 प्लस 2 इंटू 3 - 2, यानी कि 2 + 1 3 मेरा आंसर। ये मुझे मिल गया, ये आंसर 2 से 3। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, ये तो बहुत ही सरल चीज है, पता ही आसान चीज है। आगे चलते हैं। ये सवाल देखते हुए कैसा लग रहा है सर? अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि अगर x कॉमन ले लो, कुटुर पुटुर वाली चीज नहीं है बेटा कि x कॉमन ले लिया और सॉल्व हो गया। अभी तो इसमें लगा दो किंग, आएगा तब मजा। लगा देते हैं किंग, किंग लगाया तो काम हो गया। 0 से 1 आई लिख दिया इसको, 1 - x इंटू 1 - x की घात n, तो ये आ गया i बराबर 0 से 1 x इंटू x की घात n। और अब आप गुणा करते हो, ये हो गया 0 से 1 x की घात n माइनस x की घात n प्लस 1। क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हो? अब इंटीग्रेट, ऐसा जरूरी नहीं है कि किंग लगा दिया था अब जोड़ने पे ही काम होगा। अरे इसने सरल कर दिया इसको, ये वाली चीज खत्म हो गई, इंटीग्रेट हो गया, आ गया आंसर। सर बाई पार्ट्स कर लेंगे, करते रहो, बाकी का तरीका लगाने लगाते रहो, लेकिन किंग लगाने से आसान हो गया ना। मैं काहे के लिए, मतलब अरे आ बैल मुझे मार क्यों करूंगा यार मैं, है नहीं सर। ठीक है सर, x की घात n बटा n प्लस 1 बटा n प्लस 1 माइनस x की घात n प्लस 2 बटा n प्लस 2। और अब 0 से 1 ही तो लिमिट रखनी है, 0 रखोगे सब 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस। एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा n प्लस 2 1/n प्लस 1। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर।
बोलो बेटा, बोलो बोलो बोलो, सही है, यस एकदम सही है सर। जान दो, आज तो जान दो सर, आज मत रोको, जान दो, एकदम जान दो। ठीक है भाई, पक्का। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। यहां तक तो हमारी कहानी हो चुकी है, इंटीग्रेशन वाली चीज लगभग ओवर हो चुकी है। अभी कुछ और सवाल हैं अपने पास। सर हम अगर किंग क्वीन जैक की बात करें तो करना पड़ेगा ना यार, किंग क्वीन जैक की तो बात करनी पड़ेगी, कर लेते हैं। ये 0 से π/2 log sin, ये एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है, इसे याद रखें। क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें हमने i मान लिया, क्या मान लिया, ये क्वेश्चन हमने इसको i मान लिया। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने i मान लिया और अब लगा दिया किंग। क्या लगा दिया, किंग। 0 से π/2 किंग लगा दिया। किंग लगाया तो साइन थीटा को कॉस थीटा हो गया ना बेटा। अरे दोनों को कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 0 से π/2 लॉग कॉस थीटा प्लस लॉग साइन थीटा, और लॉग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मतलब लॉग कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, लॉग mn, और ये 0 से π/2 और ये 2i बात है सर। अब वो तो सही, सब्र तो करो। अब मैंने क्या किया, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिया उसी के अंदर, 0 से π/2 लिखा हुआ, तो यहां लिख दिया लॉग 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा 2 और डी थीटा। ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से π/2 लॉग साइन 2 थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा बाई 2 को मैंने लिख दिया लॉग 2 इंटू डी थीटा। अब बच्चा सोच रहा होगा सर ये आपने एक एक स्टेप ऐसे कैसे कर दिया। बेटा ये लॉग साइन 2 थीटा बटा 2 है ना, तो 2 को इधर लेकर और अब मिला दिया। ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से π/2 लॉग साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2 इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से π/2। ये इंटीग्रेशन तो आ गया माइनस का π/2 इंटू लॉग 2। ये हिस्सा तो आसानी से हल हो गया, लेकिन ये हिस्सा बचा है, इसका क्या करें, इसका क्या करें सर, कुछ तो उपाय होगा, प्रभु ने कुछ तो सोचा होगा। सोचा है सर, सोचा है, एकदम सोचा है। अच्छा 2i बराबर 0 से π/2 लॉग ऑफ 2 जो है उसके साथ एक काम कर सर, बताइए क्या। यहां पे लिखा हुआ है ना 2i बराबर ऐसा करके, इसको मैंने कुछ i डैश माना, 0 से π/2 लॉग साइन 2 थीटा। अब मैंने 2 थीटा को रखा t। यहां से मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इंटीग्रेशन में जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तो लिमिट भी बदलती है। ऐसा नहीं होता कि सब्स्टिट्यूशन करने पर लिमिट नहीं बदलती, सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट भी बदलेगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमको यहां से आ जाएगा। जैसे ही 2 थीटा को t रखा तो लिमिट क्या होगी, थीटा जब 0 है t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब थीटा π/2 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थीटा जब π/2 है तो t की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी। सर थीटा अगर π/2 है तो t की वैल्यू हो गई 2 इंटू π/2 यानी कि पाई हो गई, t की वैल्यू हो गई। ठीक है, एकदम सही है सर, जान दो ये, ठीक है। और डी थीटा क्या हो गया, डी थीटा क्या हो गया, वो dt/2। तो लिमिट अब की बार बदल चुकी है, ये हो चुकी है 0 से पाई लॉग साइन टी और dt/2, ये हो चुका है। लेकिन अब किंग लगाओगे तो फिर से वही आ जाएगा, घूम फिर के वहीं पहुंचते रहोगे। अब किंग का अनुसरण ना करते हुए राजा को छोड़ के रानी की तरफ बढ़ चले हैं। बढ़े चलो सर, बढ़े चलो। क्वीन है, क्वीन का उपयोग करते हैं। क्वीन कहती है ये 0 से 2a है, ये 2a मानिए, यानी कि ये ऐसा है 0 से 2 इंटू π/2। तो ये क्वीन कहता है कि 0 से a fx dx प्लस 0 से a f ऑफ पाई माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स dx, ये कहता है कोई।
अगर ये कहता है क्वीन तो मैंने इस इंटीग्रेशन को तब्दील किया, ऐसा लिखा, dt/2 था ना, 1/2 पहले से था, और यहां लिखा है 0 से π/2 log sin थीटा डी थीटा, log sin थीटा डी थीटा माइनस 0 से π/2 प्लस log sin पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? अगर आप बुरा ना माने तो ये पूछिए ना सर, पूछिए। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा होता है। पाई डैश की वैल्यू कितनी आई? 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 लॉग साइन थीटा प्लस अगेन 0 से π/2 फिर से, और यहां पे लॉग डी थीटा। अब जोड़ दीजिए आप, यहां पे भी डी थीटा है, जोड़ दीजिए दोनों। जैसे ही आप दोनों को जोड़ेंगे तो आई डैश आ जाएगा 1/2 इंटू 2 टाइम्स 0 से π/2 लॉग साइन थीटा की जगह टी था यार, मैं शायद थीटा लिख दिया है, यहाँ पे टी लिख दो, टी है ना, टी डी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे डी टी, यहाँ पे भी डी टी, थीटा नहीं लिखा, थीटा लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे भी टी लिख दो, ये वाली वैल्यू टी कर दो, ठीक, टी है ये सब टी, तो दूसरे कलर से लिख दूं तो शायद ज्यादा कंफर्टेबल हो। ये टी लिखा हुआ है, ये भी 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 टी है, ये भी टी, सब कुछ टी लिखा हुआ है। सर जम नहीं रहा, सही कह रहे हो, जम नहीं रहा, ये ऐसा है, आई डैश बराबर 0 से π/2 1/2 इंटू साइन टी लॉग साइन टी डी टी, लॉग साइन टी डी टी 0 से π/2 लॉग साइन पाई माइनस टी डी टी। अब ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 0 से π/2 लॉग साइन टी डी टी, 0 से π/2 लॉग साइन टी डी टी, लॉग साइन टी। अब शायद आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है, ये आ गया। अच्छा ये 2 से 2 कट गया, क्या मैं इस इंटीग्रेशन को ऐसा लिख दूं 0 से π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा, टी की जगह थीटा रख दिया, पहली वाली प्रॉपर्टी यूज कर, सबसे पहली प्रॉपर्टी P1 यूज किया, P1 प्रॉपर्टी 1 यूज करेंगे। अरे वो टी की जगह थीटा रखो, कुछ भी रखो, तो वो आंसर तो एक ही दे, यानी कि ये मेरा आई में तब्दील हो चुका है, आई डैश कुछ नहीं है, आई। इसका मतलब मुझे पीछे जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा? पीछे, यहां जाना, ये हिस्सा आई है, तो 2i बराबर i माइनस π/2 log 2, इसका मतलब i का वैल्यू आता है माइनस का π/2 log 2। ये सवाल अगर आया तो 8 नंबर का आएगा, और 8 नंबर का आएगा, आपको पूरे इसी तरीके से करना पड़ेगा, 8 नंबर मिल जाएंगे। एक एक स्टेप को ध्यान से देख लेना कि भाई पहले मैंने किंग लगाया, किंग लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया, किंग लगाने के बाद मैंने 2 थीटा बना दिया, 2 थीटा लगाने के बाद इस इंटीग्रेशन को अलग से इवेल्युएट किया, इस इंटीग्रेशन में लिमिट चेंज करी, मतलब ये 2 थीटा को टी रखा, फिर क्वीन लगाया, फिर क्वीन लगाने के बाद भी खेला हुआ, इसमें काफी कुछ हुआ, और सब कुछ होने के बाद आंसर आया। ये थोड़ा सा एक लेंदी सवाल है, अगर ये सवाल इम्तिहान में मिलेगा तो समझदारी के साथ काम करेंगे। इस क्वेश्चन का एक छोटा पार्ट ये है, ये जो सवाल है ना, ये वाला सवाल, अगर मैं इसको हल करूं तो इसको भी उसी तरीके से हल किया जा सकता है। लॉग साइन एक्स हमने कर लिया है 0 से π/2 लॉग साइन 2x, पहले तो हम इसको ऐसा लिख देते हैं लॉग साइन स्क्वायर एक्स, इसको इधर लिख, और यहां पे लिखा है लॉग साइन 2x, लॉग साइन, और हमने क्या किया, हमने इसमें log m माइनस log n लगा दिया, log m यानी कि साइन x का होल स्क्वायर बटा साइन 2x, और हमने अलग अलग कर दिया, यह आया log साइन x का होल स्क्वायर 2 साइन x cos x, ये और ये खत्म, तो यहां से क्या मिला सर, यहां से मिला log tan x/2, tan x/2,
इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि log 10x माइनस log 2। बच्चा सोच रहा होगा क्यों भाई, क्यों? मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो दर्द तो होता है जीवन में यार। जब आप मेहनत करेंगे ना तो दर्द होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने log m माइनस log n लगाया, ये sin 2x आ गया, अलग अलग कर दिया। sin 2x को 2 sin x cos x लिखा, ये कट गया, sin बाई cos 10 आया तो log m बाई n हो गया, log m माइनस log n वापिस लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से पाई बाई 2 log 10x माइनस 0 से पाई बाई 2 log 2। यो किंग विंग कुछ नहीं लगाया। इस इंटीग्रेशन का आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा सर? किंग लगा दो, इसमें किंग लगा दो, ये आई डैश है, आई डैश में किंग लगा दो। 0 से पाई बाई 2 log 10 90 माइनस थीटा क्या आएगा बोलो सर? कॉट आएगा, कॉट आएगा, log कॉट x। दोनों को जोड़ देना, इसको जोड़ दूं मैं? जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए सर, बिल्कुल जोड़ दीजिए। 0 से पाई बाई 2 2 आई डैश, इसका वैल्यू आएगा log 10x इंटू कॉट, log m प्लस n। खत्म हो गया। log 1 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। एक और नई चीज याद आ गई, log 1 जो है वो 0 होगा। क्या होगा? log 1 की वैल्यू 0 आ रही है, इसलिए ये आंसर 0 आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर आ जाएगा? ये वाला हिस्सा। ये आपको आंसर देगा माइनस का पाई बाई 2 log, ये आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल थे ये सारे के सारे, तो हमने इंटीग्रेशन लगभग निपटा लिया है। चंद और सवाल रहते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 0 से पाई x dx बटे 1 प्लस साइन x। अब आपकी सहायता करने कौन आएगा? अब क्या पता, अब मेरे को x लिखा हुआ है ऊपर, अब बाई पार्ट्स लगाओगे या कुछ भी लगाओगे तो अभी इसका आंसर निकाल पाना उतना आसान नहीं जितना हुआ करता था। अब क्या करेंगे सर? अब लगाएंगे किंग। क्या लगाएंगे? किंग। पहले किंग लगाएंगे तो ये x गायब हो जाए। देखो कैसे, किंग लगा दो। जैसे ही हमने ये प्रॉपर्टी यूज करी तो i बराबर 0 से पाई माइनस x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन पाई माइनस x। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो i की वैल्यू 0 से पाई माइनस x dx बटा 1 प्लस साइन x। इसको और इसको जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो 2i का मान आएगा 0 से पाई माइनस x प्लस x बटे 1 प्लस साइन x। सर ये तो किस्सा खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही पकड़े। किस्सा खत्म? यस सर, बिल्कुल किस्सा खत्म। क्या बचता है? केवल और केवल बचता है 2i बराबर 0 से पाई dx बटा साइन x 1 प्लस साइन x और इसके साथ पाई, यानी कि i का मान पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई dx बटे 1 प्लस साइन x। क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं 1 प्लस साइन x का? सर अभी तो फिलहाल मुश्किल लग रहा है। चलिए एक काम करते हैं, इसमें क्वीन लगा देते हैं। सर क्वीन क्यों लगा रहे हो? मैं बताता हूं कारण उसका, अभी आएगा समझ में। हम इसमें क्वीन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्वीन। उससे क्या होगा? उससे थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो है, जब आप इंटीग्रेशन करो ना तो बताता, ये 0 से पाई है और पाई बाई 2 है, dx बटे इसको मैंने हाफ कर दिया लिमिट को, और यहां पर 1 प्लस साइन एक्स रखा, वापिस 0 से पाई बाई 2 रखा और dx बटे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। यही प्रॉपर्टी पड़ी थी क्वीन। सर बिल्कुल यही प्रॉपर्टी पड़ी थी। इसको लगा दे? लगा दो सर, लगा दो, एकदम लगा दो। अच्छा ठीक है, क्या होगा फिर? साइन पाई माइनस एक्स को साइन एक्स लिख दिया और दोनों बराबर हैं, यानी कि दोनों को जोड़ लेते हैं। ये पाई बाई 2 हो गया 0 से पाई बाई 2 dx बटे 1 प्लस साइन एक्स। सर लेकिन अभी इंटीग्रेशन तो हुआ ही नहीं, आपने क्वीन लगा दिया। यार कह तो तुम सही रहे हो। अब देखो मजा, देखो इसका, मैं इसको tan x बाई 2 में बदलूंगा।
जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो मैं इसको tan x/2 के सूत्र में बदलूंगा, फॉर्मूले में बदलूंगा। उससे क्या होगा, ये dt में चला जाएगा, ऊपर sec स्क्वायर बन जाता है। अभी नहीं समझ में आया ना? नहीं सर, नहीं आया, अभी आ जाएगा। मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर दिया था sin x को लिख दिया 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। लिख सकता हूं ना ऐसा? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया π/2, इंटीग्रेशन 0 से π/2। कोई नहीं लगाना था तो नहीं लगा, तुम्हारी मर्जी है। देखो मैंने तो लगा दिया, मुझे थोड़ा छोटा मिल रहा है तो मैंने लगा दिया। अच्छा यहां पे 2 भी आ जाएगा, एक ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 2 दफे ऐड हो रहा है ना, तो दो दफे आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, तो केवल और केवल पाई आ जाएगा। और इसको हाफ एंगल में बदल लिया, tan x/2 में बदल लिया। अब क्या हुआ, अब ये हो गया 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 tan x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2 dx। ये बना। एलसीएम वेलसीएम लो, सजाओ इसको, संवार लेते हैं। ऊपर गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 dx। बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्या है बेटा? सर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 जो है वो है sec स्क्वायर x/2, और नीचे लिखा हुआ है वो 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर, अगर आप देख पाए तो। और ये लिखा है 0 से π/2, पाई टाइम्स, ये आई हो गया, आई हो गया। चेक कर लो वापस, आई में आई और आई जोड़ दिया था, किंग लगाने के बाद ऐसा हो गया था, आई की वैल्यू 2π/2 आ गई थी, वापस क्वीन लगा दिया, क्वीन लगाने से ये हट गया, हटने के बाद 2 और 2 खत्म हो गया। ये खत्म होने के बाद साइन को ऐसा लिखा, फॉर्मूला लगाया 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब 1 प्लस tan x/2 को रख दो t, उससे क्या होगा सर? देखो तो सही, पहले तो लिमिट चेंज कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 प्लस 0। जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू 1 प्लस tan π/4, यानी कि 1 प्लस 1, इसका मतलब 2 हो जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 0 से 2 पाई टाइम्स। अभी मुझे ये नहीं पता dt में क्या जाए, डिफरेंशिएट करते हैं। tan x/2 का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x/2 dx इंटू 1/2 बराबर dt, यानी कि sec स्क्वायर x/2 dx बराबर 2 dt। ये वाली वैल्यू यहां चिपका देते हैं, 2 dt हो गया, कर दो भी। ये आएगा 2 dt बटा 1 प्लस t का होल स्क्वायर, सॉरी केवल t है ना, 2 dt बटा t का होल स्क्वायर। बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा सर? पाई, यहां पे 2 लिखा है, यहां पे 2 लिखा है, अब यहां पे तो आएगा t। एक तकलीफ हो जाएगी सर, क्या तकलीफ हो जाएगी? लिमिट जो है ना, ये 1/t बचेगा मेरे पास, 1/t बचेगा, तो इंटीग्रेशन में 1/t आएगा तो लिमिट में एक बार 0 रखना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा होने वाला है? जब मैं इसमें लिमिट में 1/t रखूंगा, मतलब यहां पे देखो एक तरफ 0 आ रहा है, 0 की जगह जरूरी नहीं है, एक मिनट, 0 की जगह 1 आ रहा है, वरना तकलीफ हो जाती है, बात है। लिमिटिंग 1 से 2 आ रही है, वरना क्या है, x की जगह 0 रखते तो वैसे ही तकलीफ हो जाती ना, 1/2 आता, 1/t आता इंटीग्रेशन, और 0 रख देते तो वो वैसे ही हो नहीं पाता। इसका मतलब गड़बड़ थी कहीं ना कहीं, वो गड़बड़ सुधर गई। t की वैल्यू 1 से 2 आ रही है, 1 से 2, तो 2 पाई, अच्छा 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t हो, t की घात -2 + 1 बटे -2 + 1, और इसकी वैल्यू 1 से 2, 0 से 2, 1 से 2, तो 2 पाई इंटू 2 रख दो तो -1/2 माइनस 1/1, यानी कि 1 - 1/2, यानी कि 2 पाई इंटू 1/2, 2 से 2 चला गया, आंसर आ गया पाई। ये आंसर आ गया पाई, ये मेरा आंसर। sin x में इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के साथ हमने ये भी सीख लिया कि जो sin x के साथ लगा होता है
जो साइन एक्स के साथ लगा होता है 1 प्लस साइन एक्स, ये वाली वैल्यू अगर 1 प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी होता तो मैं tan x बाई 2 में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करते। ठीक, अगर कर पाते तो इंटीग्रेट ऐसे कर देते, या फिर आप 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुणा करके भी इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसी आपकी तमन्ना हो, जो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर पाई आ जाएगा। एक और सवाल मेरे समक्ष है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहां पे किंग क्वीन लगाने का काम नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पा रहा क्योंकि कुछ जुगाड़ नहीं बैठा। तो एक काम करते हैं, इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख देते हैं और नीचे वाले की भी व्यवस्था की जाए। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिखते हैं और ये dx हो जाए। क्या ये ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 1/2, ये इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x और नीचे आ गया, ये तो आ गया 1 माइनस इस 2 को 4 से भाग दिया और 4 अंदर लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर dx। क्या ये चलेगा? सर ये कैसे किया, जादू कर दिया क्या? अरे कुछ नहीं किया यार, साइन एक्स कॉस एक्स था, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स था, हटा दिया, यहाँ पे मैंने 4 का गुणा कर दिया ताकि 2 2 जा 4 4 कट जाएगा तो वापस वही बचे, ये वापस साइन 2 थीटा हो गया, वापस साइन 2 थीटा हो गया। जी सर बिल्कुल हो गया। तो ये इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रल यहां पर साइन 2x। सर आपने लिमिट नहीं लगाई, रुक जाओ यार अभी लिमिट लगाएंगे यार, चिंता काय कर रहे हो? ठीक है सर कोई बात नहीं, नहीं करते सर चिंता। 1 माइनस 1/2, ये तो 1/2 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। साइन 2x का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर 2x dx। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, इस एलसीएम वेलसीएम ले लेते हैं इसका। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा साइन 2x बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x dx। वाओ बहुत बढ़िया, यस सर। अब देखो तो सही, रुको तो सही, सब्र तो करो। ठीक है सर, अब इसको लिखा साइन 2x बटा 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx। तो ये आ गया साइन 2x बटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x dx। ये 0 से π/4। अब किसी को कोई शंका? सर कोई भी शंका नहीं है, सारे बादल दूर हो गए शंका के। 2 से भाग दिया था, गुणा किया था, जैसे ही भाग और गुणा करने से मुझे फायदा क्या हो गया कि साइन स्क्वायर 2x बन गया 2 माइनस, और उसको मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिख दिया। अब मैं कॉस 2x को t रखूंगा ना, बड़ा मजा आएगा, आएगा ना? अरे आएगा ना, आएगा सर, आएगा बिल्कुल आएगा। देखो cos 2x को t रखने पर माइनस का sin 2x dx बराबर dt, यहां पे 2, यानी कि dx बराबर sin 2x dx बराबर sin 2x dx बराबर माइनस का dt/2। माइनस का dt/2 मतलब अब ये इंटीग्रेशन होगा। अच्छा अगर ऐसा है तो बताओ, जब x की वैल्यू π/4 होगी तो t cos π/2 होगा, cos π/2 बोले तो 0, और जब x की वैल्यू 0 होगी तो t 1 होगा, यानी कि लिमिट आएगी इंटीग्रेशन जब x 0 है तो t 1 से 0 माइनस dt इंटू माइनस 1/2 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको माइनस को एडजस्ट कर दें, कर दो सर, कर दो एकदम कर दो, माइनस को इधर भेज दिया, बोले तुम जाओ, अच्छा चले जाओ 0 से 1 dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? tan इनवर्स t, बिल्कुल आएगा सर, tan इनवर्स t आएगा, बिल्कुल आएगा। और 0 से 1 0 रखोगे, tan इनवर्स 0 का मान 0, 1/2 tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है? π/4 होता है। आंसर आ जाएगा π/8। क्या आंसर आ जाएगा सर? π/8। ये उत्तर है। अब ये सवाल लग रहा था कि किंग लगाने से हो जाएगा, अबे सब सवाल थोड़ी होंगे किंग लगाने से यार, गधाओ क्या एकदम? नहीं सर नहीं है। तो अगर नहीं है तो सारे सवाल नहीं होंगे ना वैसे भाई,
कुछ सवाल डिफरेंट तरीके के भी आएंगे, अलग अलग तरीके के भी आएंगे। तो साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये साइन 2x हो गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको चेंज किया, यहां से मुझे दिख रहा है अगर मैं cos x ला पाऊं तो उसको t रख दूंगा तो ये dt हो जाए। ये चीज मैंने यहां सोची और मैंने यहां पर इंप्लीमेंट कर दी, लगा दिया। ऐसे लिखने से क्या फायदा हुआ कि ये 1 प्लस कॉस 2x कॉस स्क्वायर 2x, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान होता है, काम हो गया खत्म एक बार में। आ रही है बात समझ में? अगर इंडेफिनिट में इंटीग्रेट करने के लिए बोलता तो भी आप इंटीग्रेट कर सकते थे, आपको कोई पर्सनली व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर होगी ही नहीं, पक्की बात है ना? एकदम पक्की बात है सर, जान दो, एकदम जान दो, ठीक है। π/6 से π/3 तक की लिमिट दी हुई। फिर से दिमाग में आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग लगा दे, लगा दो, लगाओगे तो वापिस वहीं आ जाओगे जहां से शुरू हुए थे। तो क्या किया जाए, क्या उपाय क्या है? साइन 2x जो लिखा है ना, साइन 2x, अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसका डेरिवेटिव जो है वो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस साइन। इसको रख देते हैं टी, इसको टी रख देते हैं। तो जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो यही आएगा। ऐसे सवाल में जहां पर साइन 2x नीचे हो, जहां पर भी साइन 2x नीचे हो और ऊपर cos x प्लस साइन एक्स या cos x माइनस साइन एक्स हो, ऐसे सवालों में cos x माइनस साइन एक्स मतलब इसका डिफरेंशियल, इसका डेरिवेटिव क्या है? साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव साइन, इसको रख देंगे t। अभी तुम्हें समझ में आएगा क्यों 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 आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। आग जलाता है, पानी बुझाता है, झा समझाता है। देखो इधर cos x को अगर मैंने इसको t रखा तो बताओ क्या होगा? स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो cos x माइनस साइन एक्स जो है उसका जो वर्ग आएगा, तो पहले स्क्वायर मत करो, पहले डिफरेंशिएट कर दो। ये हो गया माइनस का साइन एक्स और ये हो गया माइनस का cos ऑफ एक्स, ये हो गया dt। ऐसा सही है भाई? अच्छा, इसका इंटीग्रल जो आ रहा था, इसका इंटीग्रल माइनस का cos ऑफ एक्स आ रहा था और प्लस का साइन एक्स आ रहा। अब ठीक है, ऐसा लिख दो। वो वैसे तो cos x माइनस साइन एक्स लिख के भी काम हो जाता, बट अभी ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस cos x का इंटीग्रल प्लस साइन एक्स। अब तो आ रहा होगा सर, अब आ रहा है सर, अब आ रहा है। साइन एक्स माइनस cos x प्लस साइन एक्स, ये वाली वैल्यू आ रही है, इसको मैंने रखा t। अब यार ये जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ऐसा, साइन एक्स माइनस cos, पॉजिटिव वाले को पहले रख ले। अब क्या करें? अब हम इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डेरिवेटिव cos आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन यानी कि प्लस का साइन एक्स आ गया और dx, और ये हो गया dt। मतलब ये चीज यहां चली। आप जो मैंने पहले लिखा था ना, अगर आप उससे भी शुरू करते तो काम हो जाता, बट मेरे को आपको एक चीज बतानी है, इसलिए हम ऐसा समझेंगे कि इसका इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर, ये चीज ये लिखिए। अब क्या होगा? अब कुछ भी नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट चेंज कर लेते हैं। जब x की वैल्यू π/3 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू π/3 है तो t की वैल्यू साइन π/3 यानी कि साइन π/3 माइनस कॉस π/3 यानी कि कितनी आ रही है? साइन π/3 माइनस कॉस π/3, ये आ रहा है √3/2 और ये आ रहा है 1/2 यानी कि √3 माइनस 1/2। बहुत अच्छी बात। दूसरा वाला क्या आ रहा है? जब t की वैल्यू π/6 है तो क्या आ रहा है? तो जब t की वैल्यू नहीं, जब x की वैल्यू π/6 है तो t का वैल्यू आ रहा है साइन π/6 माइनस कॉस π/6। क्या आ रहा है? साइन π/6 माइनस कॉस π/6। लिख लेते हैं, साइन π/6 माइनस कॉस का π/6। साइन 30 कॉस 30 यानी कि 1 माइनस √3/2। मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, माइनस का √3 माइनस 1/2। चलेगा क्या? चलेगा सर, एकदम चलेगा। जान दो आगे, पक्का? अब बची बात साइन 2x का क्या होगा? अब क्या होगा सर? अब कुछ नहीं होगा। cos x साइन x माइनस cos x t था, उसका वर्ग कर दो। इसीलिए
जब नीचे sin 2x होता है ना, फायदेमंद होती है चीजें। वर्ग करो, कर दिया सर। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है sin स्क्वायर x, ये आ रहा है cos स्क्वायर x, ये आ रहा है माइनस का 2 sin x cos x, और ये आ रहा है t स्क्वायर। ये sin 2x हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 माइनस sin 2x बराबर t स्क्वायर, यानी कि sin 2x का मान आ रहा है 1 माइनस t स्क्वायर। ओ अच्छा, ये बात है, sin 2x का मान आ रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर आ रहा है sin 2x का मान। करें तो क्या करें, अब इस इंटीग्रेशन को लिखते हैं। इंटीग्रेशन माइनस का √3 माइनस 1/2 से √3 प्लस 1/2 इंटू dt बटा √1 माइनस टी। क्या फलन इवन फलन है? बोलो है सर, एकदम है। t की जगह माइनस टी रखोगे तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा। अब देखो, ये लिमिट माइनस a से a टाइप की है, तो इवन फलन है, इसलिए 2 टाइम्स 0 से √3 प्लस 1/2 तक आया, और यहां आ गया dt बटा √1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी, यानी कि आंसर आएगा 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ टी लिमिट 0 से √3 प्लस 1/2। तो इसका मतलब 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, √3 प्लस 1/2, √3 प्लस 1/2, 1.73 में 1 जोड़ दोगे तो कितना आएगा भाई? 1.73 में 1 जोड़ दोगे तो 2.73 को 2 से भाग दोगे, सही है बिल्कुल, ये आंसर आ जाए। अब ये गंदा सा आ रहा है आंदो, अगर नीचे √2 और होता तो फिर मैं 15 लिख देता। कैसे सर? अरे साइन 15 डिग्री का वैल्यू या साइन 75 और साइन 15 डिग्री के वैल्यूज याद होंगे तो हो जाता, बट अभी √2 नहीं है, छोड़ दो, वो सारी बातें आपको याद नहीं रखनी। ये सही है? यस सर, समझ में आ गया, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। रूट जो लिखा था ना, इस क्वेश्चन का मैंने मेकअप ज्यादा ही कर दिया है, तो मैं इस मेकअप को उतार देता हूं। अब आपको यहां पे मैं ऐसे गोला कर देता हूं ताकि आपको ये रूट दिखता रहे, पता लगे आप बाद में इस सवाल को देख रहे हैं और आप कह रहे हैं सवाल ऐसा था ही नहीं, ऐसा था। कोई डाउट? सर कोई भी डाउट नहीं है, यहां तक तो सारी चीज क्लियर है, हमें समझ में आ गया। आपने क्या किया, नीचे sin 2x या sin 2x, cos 2x नहीं, नीचे अगर sin 2x है और ऊपर sin x प्लस cos x के रूप में कुछ लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है, आसानी से हल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन डेफिनिट इंटीग्रेशन का, इसके बाद एरिया पे चलेंगे। ये सवाल देखने में तो बड़ा ही अजीब लग रहा है ना, अजीब तो लग रहा है यार, होगा कैसे पता नहीं सर। इसको परमेयीकरण कर दो, परमेयीकरण या रैशनलाइजेशन, मतलब रैशनलाइजेशन कर दो, काम हो जाएगा। कैसे सर? √x प्लस 1 माइनस √x प्लस √x बटा √x प्लस 1 माइनस √x गुड़े √x प्लस 1 प्लस √x dx। क्या आया आंसर? सर ये तो कतई आसान हो गया, हम सोच रहे थे कि क्या होगा और सोचते सोचते ही आपने इसको सॉल्व कर दिया, अच्छी बात है। ये और ये हो गया x प्लस 1, इसका होल स्क्वायर माइनस का x से x कट गया dx। इस इंटीग्रेशन को अलग अलग करके इसका एंड कर दीजिए, इसका एंड कर दीजिए, ठीक है सर। अब समझ गए सर, अब तो इसके आगे हमारे हवाले, तुम्हारे हवाले ना। अबे यार इसमें अब इसको इंटीग्रेट कर लेना यार। √x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। सर सांस तो ले लो, ठीक है कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है, एकदम आ रहा है। एरिया पे चले, इंटीग्रेशन का काम हो चला है, ठीक है सर। और इसी के साथ हम इस लेक्चर का अंत करते हैं। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। प्लीज पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, वही आपका साथ देने वाली है। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का धन्यवाद।